इश्यूज इन फाइनेंशियल अकाउंटिंग लेक्चर 2, सॉरी यहाँ पे 1 है, ये 2 लेक्चर नंबर 2 है और चैप्टर भी ये चैप्टर नंबर 2 है। द कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, पर्पस, रिपोर्टिंग एंटिटी, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। इस चैप्टर में हमने बात करनी है कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क की, उसके पर्पस के बारे में, रिपोर्टिंग एंटिटी, द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल रिपोर्टिंग एंड क्वालिटेटिव कैरेक्टरिस्टिक। ये चैप्टर 2 है। इसमें से इस लेक्चर में हम थोड़ा सा कवर करेंगे और बाकी जो है हमने नेक्स्ट में कवर करना है। तो इसमें इस लेक्चर में हमने जो कवर करना है, द नेचर एंड पर्पस ऑफ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क, हिस्ट्री, स्ट्रक्चर एंड स्टेटस ऑफ द ऑस्ट्रेलियन कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। उसके बाद अब आते हैं इंट्रोडक्शन पे इसके इंट्रोडक्शन में अगर हम देखें कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क में कि जो हमारा डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम था वो इटली में जो है 13 या 14 सेंचुरी में जो है वो डेवलप किया गया था। लेकिन वो ऐसे डेवलप किया गया था कि वो सिर्फ स्मॉल बिजनेसेस ऑपरेटिंग जो थी, जैसे कि सोल प्रोप्राइटरशिप हो गया, पार्टनरशिप और जॉइंट वेंचर और लीगल एनवायरनमेंट, तो उस टाइम के लिए ये सिर्फ डबल बुक कीपिंग सिस्टम उसके लिए यूज़ होता था, डबल बुक कीपिंग सिस्टम। तो टाइम के साथ साथ बिजनेस में जो डेवलपमेंट आ गई है, ठीक है, तो लेजिस्लेटिव रिक्वायरमेंट जो थी वो सोशल एटीट्यूड, तो वो अकाउंटेंट को उसको मेयरिंग के लिए जो बड़े बड़े ट्रांजैक्शन थे, ठीक है, तो उस फ्रेम में उस अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के मुताबिक वो नहीं कर सकते थे। और अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन सिस्टम जो कि उनका जो एनवायरनमेंट था स्मॉल बिजनेसेस के लिए और बड़े बिजनेस में, वो बहुत ही डिफरेंट था। क्योंकि जो स्मॉल बिजनेस में जो था और जो लॉन्ग बिजनेस के लिए उन्होंने बनाया, जो बड़े बड़े लार्ज बिजनेसेस हैं, वो दोनों में बहुत ही डिफरेंस था। अब अगर उस ट्रांजैक्शन को या उस टाइम के जो बुक कीपिंग सिस्टम था उसको अगर आज के साथ कंपेयर करें, तो हमारे जो अकाउंटेंट हैं जो पहले थे अकाउंटेंट्स, और आजकल की जो जैसे कि कंपनी टैक्सेशन हो गई है, लीजेस हो गए, सुपर इनोवेशन हो गई है, इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट जो है, तो इसकी जो फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट है, जो कई केसेस ऐसे हैं, ठीक है, कि जिनमें जो है ओपिनियन डिफरेंस होता है। जैसे कि न्यू ट्रांजैक्शन है, उनको कैसे मेयर किया जाए, रिकॉर्ड और डिस्क्लोज कैसे किया जाता है। जो पहले के मेथड्स थे वो डिफरेंट थे और आज वाले में बहुत फर्क है। In addition to these new transactions, accountants have had to comply with legislative and social pressure for increased disclosure. These pressures have led to discussion about interim financial statement, funds and cash flow statement, consolidated financial statement, segment reports, environmental accounting, and special purpose statements such as those designed for use by employees. तो हमने ये बात की है इसके पर्पस के बारे में। अब हम बात करते हैं इसके आगे डेवलपमेंट के बारे में कि ये कैसे इसको डेवलप किया गया था। अब हम बात करते हैं नेचर एंड पर्पस ऑफ अ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। नेक्स्ट जो हमारा स्लाइड है, नेचर एंड पर्पस ऑफ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क। इसमें फर्स्ट वन है न्यू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन एंड कॉन्ट्रैक्ट्स। ये न्यू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन कहाँ से आ गई है? ये जब इनोवेशंस आई है इन बिजनेस प्रैक्टिसेस में, रेगुलेशन और कम्युनिटी एक्सपेक्टेशन जो है, ये जो है न्यू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन और कॉन्ट्रैक्ट्स को लेकर आई हैं। अब इसको न्यू टाइप्स ऑफ ट्रांजैक्शन और इसको रिकॉर्ड कैसे करते हैं, ठीक है, managers and their accountant needs to advise accounting policies to record and report upon these new types of transaction। जो मैनेजर्स हैं और अकाउंटेंट्स हैं, ठीक है, उनको अकाउंटिंग पॉलिसीज़ जो हैं उनकी ज़रूरत है जो कि इस न्यू ट्रांजैक्शन को वो रिकॉर्ड कर सकें। अच्छा, उसके बाद है उसके फंडामेंटल इश्यूज जो हैं वो 4 हैं, मेन फंडामेंटल इश्यूज हैं जिसको हम 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे आगे। तो आज के लेक्चर में हमने ये 4 फंडामेंटल इश्यूज भी डिस्कस करने हैं। तो सबसे पहले इसमें आता है नेक्स्ट स्लाइड में
डिफिनीशंस, डिफिनीशन मतलब डिफाइन अ ट्रांजैक्शन कि ये किस किस्म की ट्रांजैक्शन है। जैसे कि व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ ट्रांजैक्शन फॉर फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पर्पज, दैट इज वी मस्ट आइडेंटिफाई व्हाट एसेट, लायबिलिटीज, इक्विटी, रेवेन्यू और एक्सपेंसेस आर जनरेटेड बाय द ट्रांजैक्शन। जैसे कि हमने यहाँ पे एग्जांपल आगे इसको देखते हैं, जो फाइनेंशियल रिपोर्टिंग के सिस्टम उसके जो कंपोनेंट्स होते हैं उसको एलिमेंट्स कहते हैं, हर एलिमेंट्स कहते हैं। और इन एलिमेंट्स की जो डिफिनीशन है वो यूज टू ग्रुप टुगेदर फाइनेंशियल इफेक्ट विच हैव सिमिलर इकोनॉमिक कैरेक्टर एंड टू डिस्टिंग्विश दीज फ्रॉम अदर फाइनेंशियल इफेक्ट्स विच हैव डिफरेंट इकोनॉमिक कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे कि फॉर एग्जांपल यहाँ पे एक एग्जांपल है, व्हेन देयर इज अ सेल, यहाँ पे मैंने लिखा है सेल ट्रांजैक्शन विद अ कस्टमर, तो इसको मतलब हम कैसे रिकॉर्ड करते हैं, तो देखें इसको कैसे रिकॉर्ड करेंगे। व्हेन देयर इज अ सेल ट्रांजैक्शन विद अ कस्टमर देयर आर टू फाइनेंशियल इफेक्ट्स, फर्स्ट कैश इज रिसीव्ड एंड सेकेंड द ओनर्स इंटरेस्ट इन द बिजनेस इंक्रीजेस। तो क्या होगा, वी यूज आवर डिफिनीशंस ऑफ द एलिमेंट्स टू आइडेंटिफाई दैट वन ऑफ द फाइनेंशियल इफेक्ट इज इन एसेट। जैसे कि हमने ऊपर एलिमेंट्स की बात की है, रिसिप्ट ऑफ कैश वाइल द अदर इज रेवेन्यू। इस बात को समझ गए। अब आगे जाते हैं, जब हमने डिफाइन किया है ट्रांजैक्शन को, ठीक है, उसके बाद हमारे पास आता है रिकग्निशन। Having identified the elements of a transaction, the second issue is when if it all should those elements be incorporated into the body of the financial statement framework की बात हो रही है। जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल दी गई है रिकग्निशन में, क्या होता है ये एग्जांपल को आप समझिए। इफ अ शिप बिल्डिंग कंपनी एंटर्स इनटू कॉन्ट्रैक्ट टू द कंस्ट्रक्ट ऑन एन ओशन लाइनर for a customer and the manufacture of that liner will take 2 years, ठीक है। At what point should the company recognize the income in its performance report? किस पॉइंट पे जो है कंपनी जो है रिकॉग्नाइज करेगी अपने इनकम को। अच्छा, द रिकग्निशन क्राइटेरिया इन कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क हेल्प्स द अकाउंटेंट टू डिसाइड whether revenue can be recognized only when the liner has been manufactured। तो उसको इससे अंदाज़ा हो जाता है अगर वो मैन्युफैक्चर है तो रेवेन्यू रिकॉग्नाइज करेंगे, एंड डिलीवर टू द कस्टमर और अदर और वेदर इट शुड रिकॉग्नाइज रेवेन्यू एज इट कंप्लीट्स की माइलस्टोन इन द कंस्ट्रक्शन प्रोसेस। सो रिकॉल। अच्छा, नेक्स्ट वन है मेजरमेंट। हैविंग आइडेंटिफाई एंड रिकॉग्नाइज द एलिमेंट्स, it is then necessary to measure the financial effect of the transaction। ये जो framework है 2014 states that measurement is the process of determining the monetary amounts in which the elements of the financial statement are to be recognized and carried in the balance sheet and income statement। Traditionally the elements have been measured at their historical cost, जो हिस्टोरिकल कॉस्ट पे जो है ये इसको मेयर किया जाएंगे। हाउएवर इसको हमने चैप्टर 3 में भी आगे डिस्कस करना है। तो उसके बाद जो है मेजरमेंट की बात हो गई जो कि मॉनेटरी अमाउंट्स में उसको डिटरमाइन करेंगे। जो लास्ट वन है वो है डिस्क्लोजर। Disclosure, fourth issue is some transaction might give rise to element that cannot be some transaction might give rise to elements that cannot yet be recognized, or because user of financial statement might need extra information about particular transaction। A fourth issue is whether additional information should be provided in the notes to the financial statement। तो क्या उसके लिए जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन है वो प्रोवाइड की जाएंगी उनके लिए। लेट्स सपोज यहाँ पे आई एम गिविंग एन एग्जांपल। फॉर एग्जांपल, अ कंपनी मे बी इन्वॉल्व इन अ कम्प्लेक्स लीगल एक्शन, द आउटकम ऑफ विच मे बी अनसर्टन एट द रिपोर्टिंग डेट। Nonetheless, the mere fact that the company is engaged in a company legal
action may be sufficiently important to warrant the provision of information about the legal action in a note to its financial statement. अब उसके जो रोल होता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट का, द रोल ऑफ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क का, द रोल ऑफ कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क इज टू हेल्प प्रोवाइड गाइडेंस टू अकाउंटेंट एंड स्टैंडर्ड सेटर ऑन हाउ ईच ऑफ दीज 4 फंडामेंटल इशू इज रिजॉल्व. ये जो ऊपर हमने 4 इश्यूज हैं इसको कैसे रिजॉल्व किया जाएगा, ठीक है. तो इसके जो हमारे पास रोल है और उसका, तो उसको आगे हम 1 बाय 1 इन इशू को कैसे हम रिजॉल्व करेंगे, इसको इन सब को हमने 1 बाय 1 आगे डिस्कस करना है. तो ये जस्ट इंट्रोडक्शन था इस कोर्स का, ठीक है. इस वजह से इसको शॉर्ट लिया गया, ठीक है. तो आई थिंक इट्स इनफ फॉर टुडे.